शुभम सर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु में अंतर, मेटल और नॉन मेटल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पर हम चीजों को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है, धातु क्या होता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं धातु किसे कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति यानी क्षमता रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं धातु। ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता यानी प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, धातु। ठीक। और अधातु क्या होता है? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं या प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अधातु। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं धातु अधातु में अंतर होता क्या है। पहला है, धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। धातुएं जो होती हैं वह उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कंडक्टर होती हैं। यानी धातु में उष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। क्यों? धातुओं में उष्मा का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि धातुओं में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण क्या होता है, उसमें धारक प्रवाह क्या होता है, आसानी से हो जाता है। ठीक। अगला क्या है? अधातु। तो अधातुएं उष्मा यानी हीट और विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। यानी जो अधातुएं होती हैं एक उष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक मतलब इसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है। अधातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही ना के बराबर होती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। अधातुओं में धारा फ्लो नहीं होता है। ठीक। तो ये बात हुआ। पहला पॉइंट क्या है, धातुएं उष्मा विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक क्या होती है कि इसमें धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। इसमें धारा आसानी से बह जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, कोनो बोर्ड है, बोर्ड हमने कोनो छड़ को लगा दी, लोहे की छड़ को लगा दी, उसको पकड़ लिए, ऑटोमेटिक मर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज है, अधातुएं उसमें विद्युत क्या होती है, कुचालक होती है। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक जो मैकेनिक होते हैं वो शादी विवाह में क्या करते हैं, कुर्सी पर खड़े हो जाएंगे, तार को जोड़ देंगे। तो कुर्सी क्या है, प्लास्टिक है। या प्लास्टिक के चप्पल पहनेंगे, तार को जोड़ देंगे। क्यों? उसमें धारा का परिवहन होने वाला नहीं है। आगे क्या होता है, धातुएं आघात वर्धनी और तन्य होती हैं। देखो, जो धातुएं होती है, जो मेटल होता है वह आघात वर्धनी, क्या होता है, आघात वर्धनी, मिलेबिलिटी और तन्य मतलब टेंसाइल। यानी धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनीता किसे कहते हैं, जब किसी धातु को यानी जब किसी पदार्थ को यानी धातु को पीट पीट करके उसको हम पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकें, उसको हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो धातुओं को हम पीट पीट करके पतले चादरों के रूप में, पतले लेयर के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि धातुओं की आघात वर्धनीयता बहुत ज्यादा होती है। कोई धातु जैसे मान लो सोना है, तो सोने की आघात वर्धनीयता बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लो 1 ग्राम सोना है, क्या 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम में बात कर रहा हूं, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम सोना को 0.000 कितना, 0.002 mm तक, हम इतना सोचो 0.002 mm तक इतना हम पतला चादर बना सकते हैं 1 ग्राम सोने से। ये होती है सोना, क्या धातु है। तो हम सोना 1 ग्राम सोने को 0.002 mm तक हम क्या होते हैं, पतली चादर के रूप में, पतली लेयर के रूप में चेंज कर सकते हैं हम। ठीक। तन्यता, धातु की तन्यता बहुत अधिक होती है। तन्यता क्या होता है, जब किसी धातु को क्या खींचा जाए, खींच करके लंबे तार के रूप में चेंज की जाए, उसको हम लोग कहते हैं क्या, टेंसाइल यानी तन्यता कहते हैं। जैसे मान लो सोना ही है, 1 ग्राम सोना है, तो 1 ग्राम सोने से 2.5 किलोमीटर लंबा यानी 2.5 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। यानी आपके सोच के परे है वो। 1 ग्राम सोने से हम 2.5 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। एक कितना, 2.5 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। ये होती है धातुओं की आघात वर्धनीयता और तन्यता। तो धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनी और तन्य होती है। आगे क्या होती है, अधातुएं आघात वर्धनी और तन्य नहीं होती है। इसमें कोई इसको ना पीट सकते हैं ना तो तन्य होती। क्यों? धातुएं होती हैं वह हमेशा ये समझ लीजिए, मन में बैठा लीजिए, जो धातुएं होती है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकतर धातुएं जो होती है 80% जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और धातुएं होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक। आगे
जो धातुएं होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। उस चमक हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। ठीक, तो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोग अच्छा लगने के लिए, महिलाएं हो गए, पुरुष हो गए, अच्छा लगने के लिए माँ इतना बड़ा बड़ा सोना चांदी लटका लेंगे। तो क्या होता है, क्योंकि धातुओं में चमक होती है, वो किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, पहन लेंगे जब। ठीक, इनमें क्या होती है, इनमें कोई चमक नहीं होती। भैया गैस पहनो क्या, द्रव पहनो क्या, क्योंकि लिक्विड अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है, अधिकतर बहुत कम मात्रा में ठोस होता है। तो द्रव अवस्था में होता है, गैस होता है, क्या गैस पहन टहलोगे? लोग गैस पहन टहल रहे हैं। ठीक, माला, गैस की माला। ठीक, तो धातुएं जो होती हैं, अधातुएं जो होती हैं, वह किस अवस्था में पाई जाती है? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है, इसमें कोई चमक नहीं होता है। ठीक, लेकिन धातुओं में क्या होता है? धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उस चमक हम लोग कहते क्या है? धात्विक चमक कहते हैं। ठीक, पसंद नहीं? अगला चौथा पॉइंट। ठीक, तो चौथा पॉइंट क्या है? धातुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक, इनमें आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ही कम होता है। देखो, धातुओं के, धातु यानी हम कह सकते हैं ठोस, धातुओं के कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। उसके कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। उसके कण पास पास होने के कारण उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, नगण्य होता है, यानी खाली स्थान, यानी गैपिंग बहुत कम होता है। गैपिंग बहुत कम होने के कारण उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल, अट्रैक्शन बल बहुत ज्यादा काम करता है। अब दुई मिला पास पास है तो ऑटोमेटिक बल ज्यादा ही काम करेगा, दूर दूर है तो आकर्षण बल क्या रहेगा? ऑटोमेटिक कम ही रहेगा। खिंचाव खाते हैं, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो वही चीज इसमें है। ठीक, तो आकर्षण बल क्या होता है? इसमें आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ पर आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तो कम क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है? समझ में आया? क्योंकि धातु के अणु बहुत पास पास होते हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें वांडरवाल बल पाया जाता है, वांडरवाल फोर्स पाया जाता है। वांडरवाल फोर्स पाए जाने के कारण क्या होता है? इसके अणुओं के बीच जो गैपिंग होती है बहुत दूर दूर होती है, इसीलिए ठीक, इनमें क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं। हम लोग जानते भी हैं गैस क्या होते हैं, भैया गैस अवस्था में होता है ना, गैस का क्या होता है? इनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्यों होता है? रीजन क्या है? क्योंकि इनके बीच में क्या पाता है? वांडरवाल फोर्स पाया जाता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं इनका घनत्व यानी डेंसिटी। इनका घनत्व अधिक होता है, इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, घनत्व मतलब कम एरिया में ज्यादा चीज, कम स्थान में ज्यादा चीज। ठीक, और अधिक स्थान में ज्यादा चीज रहे, अधिक स्थान में कम चीज, उसको हम क्या बोलेंगे? कम घनत्व है। और कम एरिया में ज्यादा चीज रहेंगे, ज्यादा लोग रहेंगे, हम लोग कहते हैं बिहार का डेंसिटी पूरे इंडिया में क्या है? सबसे ज्यादा है, यानी क्या है? कम क्षेत्रफल में वहां ज्यादा लोग हैं। और अधिक क्षेत्रफल में क्या रहेंगे? अगर कम लोग रहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे? डेंसिटी क्या है? वहां कम है। कहते नहीं हमारे बाल बहुत घने घने हैं, तो घन मतलब क्या है? बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा चीजें हैं यहाँ पर। तो घनत्व का मतलब ही होता है एक घनत्व, कहते लोग कहते हैं गांव भाषा में, यह जंगल बहुत घना है। घना मतलब क्या है? उसमें जो पेड़ हैं बहुत पास पास है, नजदीक नजदीक है। यह जंगल बहुत बिड़र है, दूर दूर है, उसमें जो पेड़ है क्या है? बहुत दूर दूर है। तो घनत्व का मतलब ये होता है पर क्यूबिक आयतन में अणुओं की संख्या, पर क्यूबिक आयतन में अणुओं की संख्या ज्यादा रहेगी तो उसका तो क्या रहेगा? कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, यही जो हम जानते भी हैं, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, तो पर क्यूबिक आयतन में अगर अणुओं की संख्या ज्यादा रहेगी उसका घनत्व क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक, यही चीज बात है। अगर आयतन किसी चीज के बढ़ेगा, भैया क्षेत्रफल बढ़ा, आयतन बढ़ा दोगे, जंगलों बहुत बड़ा हो गया तो उससे घनत्व ऑटोमेटिक क्या जाएगा? घट जाएगा। तो घनत्व मतलब यही है, मतलब ठोसों का जो घनत्व होता है, यानी धातु का जो घनत्व होता है क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। ठोस अवस्था पाए जाते हैं। इनका डेंसिटी क्या होता है? बहुत ही कम होता है, क्योंकि द्रव और गैस अवस्था में पाई जा रही है। ठीक, अगला, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं का गलनांक क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होता है, अधातुओं गलनांक क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। रीजन क्या है भी समझते हैं। गलनांक होता क्या है? गलनांक, एक होता है गलन, एक होता है गलनांक। तो जिस
जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता है, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और जिस बिंदु पर, जिस निश्चित बिंदु पर यह क्रिया होती है, यानी ठोसवा से द्रव में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं गलनांक। कहते हैं गलनांक कहते हैं। ठीक, अगला क्या है? क्वथनांक। जब कोई, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कुकरवा में दलिया पनिया रख दिए तो कि निश्चित टेम्परेचर पर कुकरवा में पनिया उबलने लगेगा। वो टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। पहाड़ों पर कम होता है क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो ये चीज है गलनांक। इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, हाई होता है। इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्यों? गलनांक क्वथनांक का मतलब ही है कि इनके अणुओं के बीच में गैपिंग क्या होती है? कम होती है। इनके अणु बीच में गैपिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। जब ये लोहा के अणु बीच में गैपिंग ज्यादा रहे, उसका गलनांक क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। वही सल्फर है, क्लोरीन है, गैस वस्तु अधिकतर पाया जा रहा है, तो उसका गलनांक क्या होगा? तुरंत उबल जाएगा। गैस थोड़ा एनर्जी दी, तुमने भाग गया, भाग गया, उधर भाग गया। इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक, आगे, धातुएं ऑक्सीजन से मिल करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। अधिकतर धातुएं जो होती हैं वह ऑक्सीजन जब क्रिया करती है ना, तो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। हम लोग जानते भी हैं। ठीक, एल्यूमिनियम धातु है। सोचो, पूरे इंडिया में एल्यूमिनियम तार को हम लोग बिछा रहे हैं इलेक्ट्रिक के रूप में। सोचो साला, दिक्कत क्या है? एल्यूमिनियम तार मैंने बिछा दी है, तो एल्यूमिनियम करता क्या है? यह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके बना कर लेता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और खुद अपने परत में क्या होता है? सेफ हो जाता है। बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस आप लोग कर लेंगे। क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और उस एल्यूमिनियम के परत के ऊपर एक क्या काली काली लेयर जम जाती है, जिससे कारण क्या होती है? वह वायुमंडल के परत क्या होती है? सेफ बनी रहती है। ठीक, तो ऑटोमेटिक जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके एक ऑक्साइड अपने ऊपर एक लेयर बना लेती हैं, परत बना लेती हैं, जिससे कारण क्या होती है? परत में अपने आप कहती है सेफ रखने लगती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बैलेंस करना, यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 कर लीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक, यहाँ पर 4 कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो आगे हम देखते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से मिलकर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक, हमने लिखा भी है, जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, बनाती हैं क्षारीय ऑक्साइड। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक, और अधातुएं अधातुएं जो है वह ऑक्सीजन से क्रिया कर करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब प्रश्न तो थोड़ा हम जान लेते हैं, धातु कहाँ है आवर्त सारणी में? अधातु का है, तो समझ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, चलो हम लोग जानते हैं आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है, फर्स्ट है, वह है हलीना का रब से फरियाद। हा ली ना का रब से फरियाद। ठीक, से फरियाद, स्ट्रांसियम फ्रेंसियम। ठीक, इतना बहुत है। ठीक, दूसरा क्या है? सेकेंड वर्ग है टू बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, तो भैया आवर साड़िया में पहले वर्गवा में, दूसरे वर्गवा में, फर्स्ट सेकेंड यानी यस ब्लॉकवा में, और डी ब्लॉकवा में। डी ब्लॉक कौन? बी ब्लॉक, यस ब्लॉक और डी ब्लॉक। जितने भी एलिमेंट रखे गए सब धातुएं हैं। क्या है? धातुएं हैं। तो कितना हम धातु के नाम गिनाएंगे? ठीक, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, चांदी, सब क्या है? सब धातु है। ठीक, अधातु क्या होता है? पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में धातु भी है, उपधातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। तो अधातु की हम बात करें यहाँ पर, तो अधातु में कौन कौन आ जाएगा? फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। क्या होती है? अधातुएं। तो मान बैठा लीजिए। ठीक, पी ब्लॉक में अधातु उपधातु दोनों, एस ब्लॉक में डी ब्लॉक में क्या है? क्या है? केवल धातुएं हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं। तो जो धातुएं होती हैं, जब उनको ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण होता है, और अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो एक अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है, अपने ऊपर एक अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। आगे, धातुओं में एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है जब धातुओं को पीटते हैं ना। ठीक, आपके गांव में लोहा लकड़ वाले होंगे,
जब लोहा पीटते हैं, कोई चीज बना रहे हैं, खट 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 हो जाती है, तो उसमें क्या होती है, एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। उसको हम कहते क्या है, एक ध्वनि उत्पन्न, उसको हम लोग कहते क्या, धात्विक ध्वनि, मेटेलिक साउंड, क्या बोलते हैं, मेटेलिक साउंड बोलते हैं, मेटेलिक साउंड, धात्विक ध्वनि। और अधातु में कोनो ध्वनि नहीं होता है। लोहा क्या, पानी पानी पीटे क्या ध्वनि आ रहा है, ध्वनि आ रहा है, गैस गैस पीटे क्या ध्वनि आएगा। तो भैया बहुत कम मात्रा में धातु में ठोस अवस्था में होती है, ठीक, अधिकतर किसमें होती है, वो द्रव में, गैस फार्म में होती है। तो उसको द्रव पी सकते हो, फटा फटा छपरिया रहे हैं, उसमें ध्वनि नहीं आएगी, ठीक। आगे, ये आपस में मिलकर मिश्र धातु निर्माण करती हैं। धातुएं जो होती हैं, धातुएं आपस में मिल करके, जब दो या दो से अधिक धातुएं मिल करके एक नए कंपाउंड का निर्माण करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, ठीक। तो धातुएं जब दो या दो से धातु को मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण करती है। क्या कहती है, मिश्र धातु। जैसे हम लोग जानते भी हैं, स्टील है, हम अपने घरों में स्टील का प्रयोग करते हैं। स्टील किसका बना होता है, आयरन और कार्बन का, ठीक। पीतल है, पीतल, तो पीतल किसका बना होता है, कांसा और जिंक का, कांसा और जिंक, कापर और जिंक, हम कांसा मतलब कापर। जो पीतल होता है, हम लोग घरों में जितने भी हमारे घर होंगे, सबके घरों में सफेद सफेद बर्तन होगा। तो जो सफेद का बर्तन होगा जिसमें खाना खाते हैं, वो पीतलवा का है। तो पीतल किससे बना हुआ है, वह कपड़वा और जिंकों से बना हुआ है, समझ में आई। हाँ, आगे, ये आपस में मिलकर के मिश्र धातु नहीं बनाती है। जो अधातुएं होती हैं वो मिल करके मिश्र धातु निर्माण नहीं करती हैं, अधातुएं मिश्र धातु नहीं बनाती हैं, ठीक। आगे, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, हमने बता दिया पहले ही। जो धातुएं होती हैं यह अपने बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अब डिपेंड करता है कि वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखी गई। जैसे आवर्त सारणी के पहले वर्ग में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं, हाइड्रोजन, हलीना, लिथियम, सोडियम, ठीक लिखा है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसे हम लोग कहते हैं बैलेंसी, संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कहते हैं क्या, संयोजकता कहते हैं। तो भैया, और दूसरे वर्ग में बेटा बेरिलियम, मागे मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक। तो जो धातुएं होती हैं यह अपने कक्षक से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखती है। आगे हम लोग बात करें अधातुएं। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अरे भैया, कौन में इलेक्ट्रॉन देगा, कौन में ग्रहण करने वाला होगा, तो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक। दिखा भी देते हैं, जैसे समझो, जैसे मान लिया यहां दिखाते हैं, ठीक। जैसे ये सोडियम है, सोडियम क्या करता है, अपने कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बन गए सोडियम प्लस बन गया। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बाहरी कक्षक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 2 2 8 2, यानी बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो Mg2 प्लस बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, इसके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बन जाएगा Al3 प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। जो धातुएं होती हैं वह धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं, प्रवृत्ति रखती हैं। और अधातुएं जब धनायन बना रहा है, अधातुएं क्या बनाएंगी, अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। जैसे सल्फर है, तो सल्फर पर हमेशा कोई 2 माइनस आता है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है हमेशा सल्फर। ऑक्सीजन है, 2 माइनस आता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बन गया ऑक्सीजन। कोडीन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बन के आता है कोडीन, ठीक। तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखती है और धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखती है। बात समझ में आया होगा। आगे, ठीक, आगे बात करते हैं, एक जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। जो धातुएं होती हैं, ठीक, जो धातुएं होती हैं वह जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, और ये जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती, ठीक। जैसे, ठीक, हम दिखा देते हैं तुमको, ये जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। जो धातुएं हैं, धातुओं को हम जल से क्रिया कराएंगे, किसे कराएंगे, जल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। चलो दिखाते हैं, हम बनाते हैं। धातु क्रिया जल से करवाना, मान लीजिए जिंक धातु है, जिंक धातु क्रिया मैंने किससे करवा दी, H2O से, ठीक, यही करवा देते हैं। चलो ये करवाते हैं हम, ठीक। जिंक धातु क्रिया मैंने H2O से करवा दिया, H2O से जल से क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस H2,
क्या बन जाएगा, प्लस H2 बन गया। भैया जब धातुओं क्रिया जल से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस भी स्थापित होता है, निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलो एमजी, एमजी क्रिया H2 से करवा दो, बन क्या जाएगा, MgO प्लस का निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। ठीक, जब भी धातु क्रिया जल से होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। ठीक, और अगला क्या है, यह जल से क्रिया ही नहीं करते हैं, केवल फ्लोरीन को छोड़ करके पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, किसी तत्व के बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉनों को अपनी खींचने की क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है कि ज्यादा ही चमक धमक है, फेल लवली बोरो प्लस ज्यादा लगाई होती है, कौन, ई, अपनी तरफ लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है फ्लोरी। ठीक, तो इसलिए जल से क्रिया कर लेती है। हाँ, आगे, यह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। जो धातुएं होती हैं, धातुओं को अम्लों से क्रिया कराओ, चलो करा रहा हूं। Zn है, इसकी क्रिया HCl से, HCl अम्ल है ना, जो पेटवा में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे खतरनाक अम्ल होता है। सोचो तरवा, इतना खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में पाया जा रहा है। इसी कारण क्या होता है, जो नटाई तक खा लेते हैं, जब उल्टी होता है, देखो जब उल्टी करते दो चार लोग वहां खड़े तो भाग जाएंगे, इतना महकेगा, सुगंध आता है। ठीक, तो वही चीज है, हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में होता है सबसे खतरनाक अम्ल। जब इसकी क्रिया है किसे करवाया, धातु से, क्या बने, देखो यार, बनेगा जिंक क्लोराइड, तो क्या निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस नहीं है क्या प्रॉब्लम है, चलो दो से गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक, ठीक, और हम करा देते हैं इस जिंक डैन की क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते हैं, क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस क्या निकल जाएगा, H2 निकल गया। भैया जब धातुओं क्रिया अम्लों से कराई जाती है तब भी हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वही चीज कहा गया है, यह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है, निकालती है, लेकिन धातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। धातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं, ये अपचायक का कार्य करती है। अच्छा, अपचायक, अपचायक होता क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या समीकरण में, किसी रासायनिक समीकरण में जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं अपचायक। अब ऑक्सी प्रश्न उठता है कि हमने क्या बोला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचायक। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब उस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो उसको हम लोग कहेंगे अपचायक। तो ये जो धातुएं होती है अपचायक की तरह काम करते हैं। ये होता है ऑक्सीकारक अपचयन। अब ऑक्सीकारक क्या होता है, अब पहले समझे अपचयन, किसी रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, घट जाती है, किसी पदार्थ का किसी पदार्थ की यदि ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो हम लोग कहते हैं उसका हो रहा अपचयन। ठीक, वह कौन सा क्रिया है, अपचयन क्रिया है, अपचयन क्रिया है। और जो पदार्थ अपचयित होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या है, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक, तो ये मैटर हुआ, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, अपचयन। यहाँ क्या, अपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो जिस अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे बोलेंगे अपचायक, और जिस पदार्थ का अपचयन होगा, जिस अपक्रिया की अपचयन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। ठीक, आगे सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, मरकरी को छोड़ करके, मरकरी यानी पारा। ठीक, हम लोग जानते हैं जो डॉक्टर लोग होते हैं तो मशीन धके दबा दिए, प्रेशर, ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन कहते हैं उसका हम स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर हाथ में लगा दिए, धके हवा भर दिए, बता दिए तेरे 120 130 मर गए उसे। ठीक, तो 80 से 120 जो आदमी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 80 से 120 होता है। बढ़ गया तो हाई ब्लड प्रेशर, घट गया तो लो ब्लड प्रेशर होता है। तो हम लोग किससे मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से। तो उसमें भरा क्या होता है, उसमें भरा होता है पारा। पारा के ऊपर से आगे मैटर समझेंगे, पहले पानी भर दिए तो पानी के जो ऊंचाई होता है 10.3 मीटर होता है। तो डॉक्टर साहब 10.3 मीटर लंबा पाइप टहल रहे दाब मापने के लिए, प्रेशर मापने के लिए, इसलिए हम लोग फर्क कहते हैं पारा। पारा का घड़ा तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, पानी क्या होता है, बहुत कम होता है। आगे जान लेंगे इसको विस्तार से, यदि ज्यादा मत जानेंगे। ठीक, तो सभी धातुएं क्या होती हैं, सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन
अधातुएं जो होती हैं वह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक, जैसे गंधक यानी सल्फर ठोस अवस्था में होती है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है, ब्रोमीन अधातु है, किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस है, कोडीन गैस है। ठीक, सभी कोडीन, देखो कोडीन कई रूप में पाई जाती है, कोडीन ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। कैसे कैसे हम लोग जानते हैं, जो नगर निगम होता है, हर शहर में एक ठो टंकी लगी हुई है, टंकी शहर के बीच बीच में लगी हुई है, वही टंकी से पानी की सप्लाई होता है शहर में, हर घर में जाता है सुबह सुबह, मार लोग पी के एकदम ताव से एकदम रहते हैं। तो ये टंकी साला कई महीने कई साल से लगा हुआ है, कब सभी कभी जीवन साफ होता है, कभी नहीं साफ होता है। वो टंकी कई बरिस से लगा हुआ है, 25 साल से 30 साल से, कभी साफ नहीं होता है। बस टंकी से में पानी भरा गया, उसको सप्लाई कर दिया गया। लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहरों में पानी को टंकी से सप्लाई करने से पहले उसमें मिला देते हैं क्लोरीन। उस पानी में क्लोरीन मिलाने के लिए हम लोग कहते हैं क्लोरीनेशन, क्लोरीकरण कहते हैं। इससे होता क्या है, उस पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं, शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, फफूंद होते हैं, सब खत्म होते हैं, मर जाते हैं। वही हम लोग पी करके एकदम तगड़े हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो छोटे छोटे शहर होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, जाने तो क्या दिक्कत है, अपना सब है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नाला बहता रहेगा, नाले बगल में पाइप लगा देंगे, प्रोटीन सब आ रहा है, नाले के साथ प्रोटीन वो आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, विटामिन प्रोटीन सब मिलता रहता है। ठीक, तो ये चीज होता है। आगे, ठीक, अधिकतर धातुएं सोडियम पोटेशियम को छोड़कर कठोर होती, क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। ठीक, यानी जो धातुएं होती हैं वह कठोर होती, क्या होती है, कठोर होती हैं। ये अधातुएं क्या होती, कठोर नहीं होती। हीरा को छोड़कर, हीरा कठोर होता है। ठीक, हीरा कठोर होता है, लेकिन अधातुएं कठोर अधिकतर नहीं होती हैं। हीरा हम लोग जानते हैं घिसते हैं, कार्बन का ही पर रूप है हीरा है। ठीक, कार्बन हीरा। ठीक, हीरा चमकदार होता है, क्यों होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल डिफ्रैक्शन कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण हीरा क्या होता है, चमकदार होता है। ठीक, आगे, ये विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त होती है। अरे भैया, एनोड मतलब होता है माइनस। अगर धतुआ इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना रहा है, तो धनायन किसके पास जाएगा, ऋणायन के पास। दुनिया का नियम है, धनायन जाएगा ऋणायन के पास, ऋणायन जाएगा धनायन के पास। संसार का नियम है, संसार नियम कभी चेंज नहीं होता है। ठीक, लड़का लड़की के पास नहीं जाएगा, लड़का लड़की के पास जाएगा, एक लड़का लड़के के पास जाएगा। ठीक, तो ये चीज है, अगर धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना रहा है तो किसके पास जाएगा, ऋणायन के पास, एनोड के पास जाएगा। अगर अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना रहा है तो किसके पास जाएगा, धनायन के पास, कैथोड यानी प्लस के पास जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन क्या होता है, जब पनिया में कोनो चीज मिला देते हैं वह टूट जाता है अपने आयनों में, तो जो धातुएं होती हैं वह जाएंगे निगेटिव आयन की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ, और जो अधातुएं होती हैं वह जाएंगे पॉजिटिव आयन की तरफ। किसी पानी में इलेक्ट्रोलाइटिक, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक, आगे, धातुएं अपारदर्शक होती है, ट्रांसपेरेंट, एक होती है ट्रांसपेरेंट, एक होती है पारदर्शक। ठीक, धातुएं क्या होती है, अपारदर्शक होती है, मतलब धातु भाई लोहा है तो लोहा आर पार दिखेंगे, दिख रहे दिख रहा रे, दिख रहा उधर आर पार दिख रही रे, दिखेगा नहीं दिखेगा। ये क्या होती है, ये पारदर्शक होती है। गैस है, गैस में हम लोग वायुमंडल में क्या किसी देख नहीं पा रहे, क्या वायुमंडल हवा है, हवा में क्या है, वायुमंडल में क्या है, हवा है, गैस है, आर पार हम देख ले रहे हैं आराम से। तो अधातुएं पारदर्शक होती हैं, इसलिए हम किसी चीज को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन धातुओं में नहीं, ठोस होता है। आगे सब बता ही दिया कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, लेकिन ये नहीं मुक्त करती हैं। अगला अगला है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और ये अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अगला 18वां पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है। क्या मेन पॉइंट है, हम लोग जानते हैं जो धातुएं होती हैं वह अम्लों से क्रिया करके, यानी धातुएं जो होती हैं वह ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण कर रही है। फिर से, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जब धातुएं क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण की, उस क्षारीय ऑक्साइड का जब हम जल से क्रिया करवाते हैं, इससे जल से, उस क्षारी बने क्षारीय ऑक्साइड का जो हम जल से क्रिया करवाते हैं तो प्राप्त होता है हमको क्षार। यानी धातुओं का जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाया जाता है तो बनता है क्षारीय ऑक्साइड। अब उस क्षार का, क्षारीय ऑक्साइड का, उस क्षारीय ऑक्साइड का जब जल से क्रिया करवाया जाता है तो बनता है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं उदाहरण ले रहा हूं। उसी प्रकार से जो
अधातुएं होती हैं। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, और उस बने अम्लीय ऑक्साइड का जब जल से क्रिया होता है तो बनता है अम्ल। अम्ल बनता है, ठीक। क्या बनता है? डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल का निर्माण होता है, ये अम्ल है। उसी प्रकार से अगला, जो धातुएं होती हैं यह कोडीन से क्रिया करके, धातुएं कोडीन से क्रिया करके को इलेक्ट्रोवैलेंट बांड का निर्माण करती हैं, विद्युत संयोजी बंध। कोई भी धातुएं होंगी, अगर वह कोडीन से क्रिया कर रही हैं, कोडीन से क्रिया करके धातुएं विद्युत संयोजी बंध का निर्माण करती हैं, विद्युत संयोजी बंध का निर्माण करती हैं। को क्या विद्युत संयोजी बंध का निर्माण करती है? इलेक्ट्रोवैलेंट बांड का निर्माण करती हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बांड होता क्या है? जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध का निर्माण होता है, बॉन्ड का निर्माण होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बांड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने बंध को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बांड कहते हैं। तो भैया जब धातुएं कोडीन से क्रिया करते हैं उसमें कौन सा बंध बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बांड बनता है, यानी विद्युत संयोजी बंध का निर्माण होता है। अधातुएं जब कोडीन से क्रिया करती हैं तो कोवैलेंट बांड का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्रिया क्लोरीन से करवाओगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट बांड नहीं बनेगा, बनेगा कोवैलेंट बांड, यानी सहसंयोजी बंध बनता है। सहसंयोजी बंध क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे, एक इलेक्ट्रॉन तुम दोगे, एक रोटी हम देंगे, उतना बराबर सब्जी तुम दोगे, बराबर बराबर। यानी जब दोनों परमाणुओं के बीच में आपस में साझेदारी के माध्यम से बंध का निर्माण होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? कोवैलेंट बांड, सहसंयोजी बंध, ठीक। तो होता है कोवैलेंट बांड। तो भैया अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके कोवैलेंट बांड का निर्माण करती हैं, और धातुएं किससे क्रिया करके? कोडीन से क्रिया करके। फिर से, अधातुएं कोडीन से क्रिया करके कोवैलेंट बांड का निर्माण करती है, सहसंयोजी बंध, और धातुएं कोडीन से क्रिया करके इलेक्ट्रोवैलेंट बांड यानी विद्युत संयोजी बंध का निर्माण करती है। आगे, धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थाई हाइड्राइड का निर्माण करती है। अस्थाई, ठीक। अस्थाई कैल्शियम हाइड्राइड, मान लीजिए कैल्शियम डाइहाइड्राइड, ये हाइड्राइड है। तो जो धातुएं होती हैं जब उनको हाइड्रोजन से क्रिया करवाया जाता है ना, तो अस्थाई हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। लेकिन जब अधातुओं का हाइड्रोजन से क्रिया करवाया जाता है, धातुओं का, तो स्थाई हाइड्राइड का निर्माण होता है। स्थाई, हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड का नाम सुने होंगे, लेकिन कैल्शियम हाइड्राइड का नाम नहीं सुने होंगे। क्यों? ये स्थाई है, ये हमको प्रकृति में देखने मिलेगा, लेकिन ये अस्थाई है, ये हमको दिखने को नहीं मिलेगा। तो भैया ये हुए धातु और धातु में टोटल 20 अंतर, ठीक। टोटल हुए 20 अंतर। तो यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो अच्छे आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त यार, जितने भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, और जिससे आप बात करते हो, उन सभी के पास क्या कीजिए? शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.